हेलो बच्चों, वेलकम टू कीर्ति क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वन शॉट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ ए कंडक्टर। या हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एसोसिएट्स विद मैटर व्हिच प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को समझाना है तो उसमें हमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी समझाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है conductor and insulators. Conductors, those substances which allow to electricity to pass through them easily are called conductors. Examples: metals, human body, animals bodies, or earth also a conductor. Insulator, those substances which does not allow electricity to pass through them easily called insulators. For example, glass, plastic, nylon, wood are the examples of insulators. Next topic: basic properties of electric charge. First is the quantization of charge. The charge flowing through the body is an integral multiple of charge of each electron. Means Q equal to plus minus NE. Charge की value plus minus E, plus minus 2E, plus minus 3E up to and so on. But its value can never its fraction. कभी fraction में नहीं होगी. Conservation of charge. Next property. Charge can neither be created nor be destroyed but can be changed one form to another form. उसे आप लोग क्या कहते हो? Conservation of charge कहते हैं हम लोग. Next, electric charge is additive. That is, total charge is the algebraic sum of individual charges. Next property, electric charge is invariant as it does not depends upon the motion of the charged body or the observer. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट टॉपिक, Coulomb's law of electrostatics. It states that the force of interaction between, interaction means attraction or repulsion between 2 point charges at rest is directly proportional to magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप k से डिनोट करते हो और इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है. इसके अंदर आपका एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2. अगर हम पॉइंट चार्ज को फ्री स्पेस से रिप्लेस करके किसी मीडियम में लेके आते हैं तो वहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट यूज होता है जिससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. ये हमेशा ध्यान रखें, K इक्वल टू जो होता है हमारे पास वो एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट होता है. अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन m हमेशा एप्सिलॉन नॉट इंटू K के बराबर होता है. इस K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जानते हैं. अगर K की वैल्यू 1 है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, वो एयर या वैक्यूम में होगा. और अगर हम मेटल की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो होगी कांस्टेंट की वो इंफिनिटी होगी. नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. यानी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लाएंगे? कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. अगर हम फर्स्ट Q1 को फर्स्ट चार्ज माने, Q2 को सेकंड चार्ज माने, तो जो फोर्स काम करेगा Q1 पर Q2 के कारण वो F12 वेक्टर होगा और Q2 पे Q1 के कारण F21 वेक्टर होगा. तो अगर हम F12 वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मोड में R1 माइनस R2 का मोड का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर और R12 कैप. और अगर हम F21 वेक्टर निकालेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर R21 कैप के बराबर होगा. नेक्स्ट टॉपिक, continuous charge distribution. Charge is uniformly distributed over the surface of the body. There are 3 types of charge distribution. First is the linear charge distribution, second is the surface charge distribution, and third is volume charge distribution. जब हम linear charge distribution की बात करेंगे तो वन डायमेंशन बॉडी की बात करेंगे. अगर हमने क्या किया, एक वायर ली, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना ले लिया हमने, Q. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे. जो एलिमेंट हम काटेंगे लेंथ कितनी होगी, dl.
और उसका चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, माना पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट के ऊपर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, वहां पे चार्ज कितना है क्यू नॉट। तो आपके पास फोर्स कितना आएगा, डी एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू आर वेक्टर का होल स्क्वायर आर इंटू कैप। अगर जो डी क्यू होता है उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा वो लेमडा इंटू डीएल के बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है। स्मॉल लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी होगी डीएल, तो चार्ज भी कितना हो जाएगा स्मॉल डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल हो जाएगा। नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के लिए टू डायमेंशन बॉडी लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे, तो चार्ज कितना आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस, और सिग्मा को बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट पर एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएस अपॉन में आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू आर कैप। बिल्कुल सेम उसी तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम थ्री डायमेंशन बॉडी लेंगे लाइक एज अ क्यूब या सॉलिड स्फीयर। चार्ज कितना आ जाएगा रो इंटू डीवी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेट फोर्स कितना आएगा आपके पास एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी अपॉन आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू आर कैप। तो इस तरह से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक फील्ड का अनुभव करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. Here, Q naught tends to 0 means the test charge Q naught must be small so that it does not reduce its own electric field. यानी चार्ज बहुत छोटा है और छोटा होने के कारण वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा यूनिट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर के बराबर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर किसी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितनी आएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर इनटू आर कैप। और जो आर कैप होता है वो हमारा आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मॉडुलस होता है। तो अगर हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर के बराबर होगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चार्ज 0 से बड़ा है मींस पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ऑन द अदर वर्ड इफ क्यू इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड towards the source charge. Next topic, force between multiple charges means superposition principle. It states that the total force acting on a given charge due to all of charges is equal to the vector sum of individual forces acting on that charge due to all of charges. हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर अगर टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स कितना आएगा हमारे पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn अपॉन में Rn का होल स्क्वायर। F वेक्टर इक्वल टू K Q नॉट समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n Qi Ri वेक्टर अपॉन में Ri वेक्टर का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज एंड देयर कॉम्बिनेशंस आर, अगर प्लस क्यू चार्ज है मींस क्यू इज ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फोर्स आपका डायरेक्टली आउटवर्ड होगा। अगर क्यू लेस देन 0 है इट मींस चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली इनवर्ड होगी। अगर किसी डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल में हमेशा दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज बट दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखाई देंगी वो इस तरह का आपका शेप देंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर होगी। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एंड डाइपोल लेंथ P equal to Q into 2L. Electric dipole moment is a vector quantity and its direction always negative to positive. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक्सियल लाइन, जिसे हम एंड ऑन पोजीशन कहेंगे, पॉइंट डाइपोल के अलोंग होगा। सेकंड इज इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहेंगे, पॉइंट परपेंडिकुलर टू डाइपोल होगा एंड ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर। तो पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एक्सियल लाइन के बारे में। जैसे कि आपको ये डाइपोल दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पी पॉइंट पर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पी पॉइंट पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेट में क्या करेंगे? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हम देखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसका और निकल के आता है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट r इज ग्रेटर देन टू a, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पी पॉइंट पर वो आ जाएगी आपकी इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है हमारी E, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के बराबर होगी। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द डिस्टेंस r। इसकी जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की 3/2। इसमें हम सेकंड फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट r इज ग्रेटर देन टू a, तो E इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब के बराबर होगी। इन दोनों फॉर्मूलों में, यानी जो एक्सियल लाइन का है और इक्वेटोरियल लाइन का है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होगी। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 3 या 5 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रखेंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? P होगा। जब हम डाइपोल को उठा के रखेंगे तो डाइपोल में हमेशा कितने चार्ज होते हैं? दो, एक प्लस एक माइनस। फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज Q इंटू ई, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज माइनस Q इंटू ई। नेट फोर्स कितना होगा हमारे पास? 0। टू फोर्सेस QE and minus QE are equal and opposite. They form a couple. This couple tends to rotate the dipole in electric field in clockwise direction. It experiences the torque and tau is P is sin of theta. इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्रॉस क्यों आया? क्योंकि जहां पर साइन थीटा लगता है वो आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। ध्यान रखना इस बात को। इसके हमारे स्पेशल केस भी होते हैं। अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम टॉर्क कब काम करेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा को 90 रखोगे तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क P इंटू ई के बराबर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम टॉर्क कब होगा, तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये काफी बार पूछा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब है? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा है उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The total number of electric field lines passes through a given surface. किसी भी गिवन सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, मींस एंटर और लीव करेंगी, उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी भी स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे
तो हमेशा वो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होगा। और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए निकालेंगे तो आपका फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास गॉसेस लॉ। ये हमसे क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है आपका ये। पेपर में गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस 100% एग्जाम में जरूर आती है, इसलिए इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक, इफ द डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस द फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी डाइपोल को किसी भी क्लोज सरफेस में यानी गॉसियन सरफेस में उठा के रखते हैं, हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट, अगर किसी भी क्यू के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो और टोटल इलेक्ट्स आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यू, अगर एक फेस पे पूछा जाए तो फ्लक्स की वैल्यू होगी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब हमारे पास यहां पर गॉसियन थ्योरम की तीन एप्लीकेशंस हैं। एक, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेकंड, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एंड थर्ड, स्फेरिकल सेल। इन तीनों में से एक डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आएगा 3 मार्क्स के अंदर। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन बॉडी है, क्या काम करेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तीन पार्ट में निकलेगी। एक, पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, आर ग्रेटर टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस ऑफ द सेल कितना आएगा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी? जीरो के बराबर होगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। और थर्ड, आपकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और हम टॉपिक ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट रिवीजन करेंगे, मेन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी V इक्वल टू W बटे Q। अगर यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलाम होती है या वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-3 a-1 के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के बराबर होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में एक खास बात ध्यान रखें, फील्ड और पोटेंशियल के मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो एक जैसे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपसे एग्जाम में फील्ड का टॉपिक पूछा है या पोटेंशियल का टॉपिक पूछा है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज। अगर हम नंबर ऑफ चार्जेज के लिए, n चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn मींस V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू Qn बटे Rn, जिसको अगर वेक्टर सम की फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलजेब्रिक सम ऑफ I इक्वल टू 1 टू n Qi अपॉन Ri के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन जैसा है। इसमें हम एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वो हमारा V इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R के बराबर, R स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी वो V इक्वल टू 0 के बराबर होगी। इसके बराबर होगी 0 के। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यानी किसी चार्ज बॉडी के हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस
work done in moving a unit positive charge from one point to another point on the equivalent surface is 0. Two equivalent surfaces can never intersect each other. यानी दो इक्विवेलेंट सरफेस कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे. अगर वो काटते हैं एक पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू होंगी जो एक पॉइंट पर कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी. यानी ई इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, dv अपॉन dr के बराबर होगा. आपको याद होगा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको एक यूनिट बताई थी, वोल्ट पर मीटर. वो यूनिट यहां से आपकी आई है, ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इसमें हम 2 पॉइंट चार्ज के लिए निकाल सकते हैं और ग्रुप ऑफ चार्जेज यानी n पॉइंट चार्जेज के लिए भी निकाल सकते हैं. जब 2 पॉइंट चार्ज के निकालेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी वर्क डन के बराबर होती है वो आएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों के बीच की डिस्टेंस R12. R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2. अगर हम n पॉइंट चार्ज के निकालते हैं तो U इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलजेब्रिक सम ऑफ Qj अपॉन Qk और अपॉन में Rjk के बराबर होगा और J ऑलवेज ग्रेटर देन टू K होगा. कभी कोई पूछने लगे आपसे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो आप कहोगे जूल, क्योंकि एनर्जी है, वर्क डन है और वर्क डन हमेशा किसके अंदर होता है, जूल के अंदर होता है. नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टर्स. दो सबस्टेंस which can easily allow electricity to pass through them is known as conductors. पहले बताया था हमने. They have a large number of free charge carriers, means electrons are free to move inside the material. For examples, metals, earth, human body, इसके examples हैं. Basic properties of conductors. Inside the conductor, electric field is always zero. At the surface of the charged conductor, electric field must be perpendicular to the surface at every point. Interior of the conductor can have no excess charge in the static situation. Electric potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface. Electric field at the surface of a charged conductor, E vector equal to sigma upon epsilon naught into n cap के बराबर होगा. Electrostatic shielding. It is the phenomenon of protecting a certain region of space from the external electric field is called electrostatic shielding कहते हैं. Next topic is capacitance. The ability or capacity of a conductor to store electric charge or electrical energy. इस केस में Q is directly proportional to V होता है. यानी किसी कंडक्टर में जितना चार्ज बढ़ेगा उतना पोटेंशियल भी बढ़ेगा, जितना चार्ज कम होगा उतना पोटेंशियल भी कम होगा. इसको हटा के यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं. इस कांस्टेंट को हम C कहते हैं. C का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. ऐसा यूनिट एक फैरेड. कुछ इसकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं. मिली फैरेड 10 की पावर -3 फैरेड, माइक्रो फैरेड 10 की पावर -6 फैरेड, पिको फैरेड 10 की पावर -12 फैरेड. डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M-1 L-2 T4A2. ध्यान रखना, बड़े आसानी से C = Q/V करके Q का डायमेंशन फॉर्मूला V का डायमेंशन फॉर्मूला डाल दे तो आसानी से हम C का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. R का मतलब है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर. अगर अर्थ को हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लें जिसका रेडियस आपका 6400 किलोमीटर है तो उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड के बराबर होगी. नेक्स्ट टॉपिक आपका कैपेसिटर्स, जिसे आप कंडेंसर बोलते हो. एक कंडेंसर और एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक. अगर हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए प्लेस्ड इन एयर तो C की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट मींस नेचर ऑफ द मटेरियल, A एरिया ऑफ ईच प्लेट, D डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एयर को रिप्लेस करके उसकी जगह एक मीडियम डाल दें, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर हो तो हमारा जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. K का मतलब होता है एप्सिलॉन R मींस रिलेटिव परमिटिविटी. तो फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. A मींस एरिया ऑफ ईच प्लेट, D मींस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स. नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन a डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness D and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K introduced between the plates, then capacitance of parallel plate capacitor each C = epsilon naught A upon D minus T ब्रैकेट में 1 - 1 upon K के बराबर होगा. ध्यान रखना इस बात को. अगर हम कोई भी मेटलिक कंडक्टर ले लें जिसकी थिकनेस T हो और उसको इंट्रोड्यूस कर दें बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, आपका जो कैपेसिटेंस होगा C = epsilon naught A upon D minus T के बराबर होगा. इन जो दो टॉपिक करे आपने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन बोथ द केसेस
कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, combination of capacitors, यानी capacitors in series and parallel। फर्स्ट, कैपेसिटर इन सीरीज, अगर हम n कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP, P इसलिए बोल रहा हूं कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो किसके बराबर होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN के बराबर होगा। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में रखेंगे तो चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज डिफरेंट, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। When two capacitors charged to different potentials are connected by a connecting wire, charge flow from higher potential to lower potential till their potential becomes equal, and this potential is known as common potential कहते हैं। और common potential आपका किसके बराबर होगा, total charge upon total capacity means Q1 plus Q2 upon C1 plus C2। Q1 को क्या बोल सकते हैं हम, C1 V1, Q2 को C2 V2, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा C1 V1 plus C2 V2 upon में C1 plus C2 के बराबर आ जाएगा। इसके अंदर ये टॉपिक और आता है हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी। ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हो लॉस ऑफ एनर्जी का, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसके बेस पर आप न्यूमेरिकलों को आसानी से कर लेंगे अगर एक बार आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जब एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाएगी तो एनर्जी स्टोर कितना आएगा हमारे पास, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये बराबर होता है हाफ इंटू Q इंटू V, और ये बराबर होता है हाफ इंटू C V स्क्वायर। यानी तीन फॉर्मूले बनते हैं हमारे, पहला फॉर्मूला बनेगा Q और C के बीच में, दूसरा Q और V के बीच में, और तीसरा C और V के बीच में होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये रीजनिंग क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। When a dielectric slab of dielectric constant K is introduced between the plates of the charged parallel plate capacitor and the charging battery remain connected, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा K टाइम्स, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर भी इंक्रीज होगा K टाइम्स, एनर्जी स्टोर्ड इज आल्सो इंक्रीजेस इन K टाइम्स। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें, बैटरी को हम कनेक्ट कर दें, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी स्टोर्ड K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, अगर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो हमेशा ध्यान रखेंगे चार्ज रिमेन सेम, कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decrease in K times, electric field also decrease in K times, energy stored is also decreases in K times. Means in case of battery is disconnected, charge same, capacitance increase, potential difference, electric field and energy stored are decrease। आज हम चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट रिवीजन करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका सबसे आसान चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। It is defined as the rate of flow of electric charge through a cross section area of a conductor, यानी I equal to dq upon dt। dq का मतलब rate of flow of electric charge और dt का मतलब है small in time। If the current is steady, करंट स्टडी हो, करंट में कोई चेंज ना हो, it does not change with time, तो I equal to q upon t, q upon t। Electric current is a scalar quantity, it is not a vector। वैसे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन भी रखता है और मैग्नीट्यूड भी रखता है, फिर भी स्केलर है। क्यों है स्केलर, एज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये कभी भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में माना जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर या कूलम्ब पर सेकंड होती है। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो m0, l0, t0 और a1 के बराबर होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कभी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे कि किसी भी कंडक्टर में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और
the direction of flow of electric field gives the direction of flow of electric current. This current is known as conventional current. But electrons opposite to the current, known as electronic current. If n particles each having a charge q cross section through a given area in time t, then I equal to nq upon t के बराबर होगा. Next, the current is the same for all cross section area of a conductor of non-uniform cross section. Current is different. Situation is due to motion of different charge carriers. Current in a conductor and vacuum tube is due to motion of electrons. अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए या बात करें वैक्यूम ट्यूब के लिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट पैदा होता है. इन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण होता है. इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है. इन डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है. ध्यान रखेंगे इस बात को. नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द amount of current flowing per unit area around that point of the conductor. यानी J इक्वल टू I अपॉन A. यानी करंट डेंसिटी को हम डिनोट जो करते हैं वो J से करते हैं. अगर मैं आपसे बात करूं, if area A is not normal to the current but make an angle theta with the direction of current, then J इक्वल टू I अपॉन A cos of theta. अगर यहां से करंट निकाला जाए तो J A cos of theta. अगर cos theta लगा हुआ है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट. तो I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर. कहने का मेरा मतलब है करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. और यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? m0 l-2 t0 a1. क्या बोला था मैंने? करंट पर यूनिट एरिया. करंट का क्या होगा? एम्पियर. एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर. एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? a l-2. नेक्स्ट है आपका टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्ट in the direction opposite to direction of electric current. Drift velocity की जो वैल्यू होती है Vd equal to minus E tau by m. Small e charge of electron, capital E electric field intensity, tau relaxation time और m mass of the electron के बराबर होता है. Negative sign show that drift velocity of electron is in the direction opposite to the external electric field. यानी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड both are in opposite direction. Drift velocity depends on the electric field and Vd is directly proportional to E. So greater the electric field, larger will be the drift velocity. अगर हम यूनिट की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन फार्मूला सेम एज द वेलोसिटी होता है. आगे आता है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका क्यूरी का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. I इक्वल टू NeAVd. N का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. E be the area of the conductor. E charge of the electron. Vd drift velocity of an electrons. उसके बाद कभी कभी पेपर में आपसे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेते हैं. तो हमने आपको क्या बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया. तो J कितना हो जाएगा आपके पास? NeVd मींस N क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd के बराबर होता है. नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी. इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. म्यू इक्वल टू Vd वेक्टर का मोड अपॉन में E. Vd की वैल्यू कितनी होती है? E tau by m अपॉन E. E से E कट जाएगा आपके पास और E से E कट जाएगा तो कितना बन जाएगा? E tau by m. यानी मोबिलिटी जो होती है वो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, tau रिलैक्सेशन टाइम और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. यूनिट की बात करेंगे मोबिलिटी की, पेपर में कई बार पूछ जाती है. मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकंड माइनस 1. ध्यान रखना इसको. और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 L0 T2 A1. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जिसे बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ. ये तो आप 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को आता होगा. इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड सम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेंपरेचर, प्रेशर एंड स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट. यानी V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के. होता कब है? ये कंडीशन जरूर ध्यान रखें, देनी पड़ेगी आपको. टेंपरेचर, प्रेशर और स्ट्रेन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? R. और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अगर हमसे ये बोला जाए कि ओम्स लॉ का ग्राफ बना के दिखाओ, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास? यहाँ पर होगा आपके पास V और यहाँ कितना होगा? I. और ग्राफ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा. ध्यान रखें इस बात को. ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस. एक बात और, कभी कभी आप लोगों से अगर ये पूछे कोई कि ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ओमिक मटेरियल्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ
ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. नॉन ओमिक मटेरियल्स which do not obey Ohm's law like as the पीएन जंक्शन, थर्मिस्टर, थायरिस्टर, ये सब एग्जांपल किसके होंगे? आपके नॉन ओमिक मटेरियल्स के होंगे. एक बात और ध्यान रखें, जब V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट लाइन बन के जा रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? थीटा. थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? स्लोप. और स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम. और डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l2 t-3 a-2. नेक्स्ट आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. में ये टॉपिक आएगा तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के नाम से आएगा. और इसमें क्या पूछेगा आपसे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बताइए, तो आप बोलोगे R इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ. m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, e नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और a एरिया ऑफ द कंडक्टर. और R बराबर होता है रो l बाई a. रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, l लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a एरिया. a से a काट देंगे, l से l काट देंगे, तो आपके पास जो रो है वो बराबर आ जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. अगर कभी कोई पूछे आपसे कि रेसिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम. बट नॉट डिपेंड्स लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर. बट अगर कभी कोई बात करे कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट्स डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और एरिया, एंड इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस घटता है. इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी, जिसको बोला मैंने अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या होता है हमारे पास? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of unit length and unit area of cross section of the conductor. It is denoted by rho, SI unit, ohm meter, and dimension formula m1 l3 t-3 a-2 के बराबर होगा. अभी अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? रो l अपॉन a. अगर मैं बात करूं a यानी एरिया, अगर हमें कोई कंडक्टर दे रखा हो जिसकी लेंथ l दे रखी हो, रेडियस आपका r दे रखा हो, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो l अपॉन पाई r स्क्वायर. इफ ए कंडक्टर मास कितना हो m, वॉल्यूम कितना हो v, डेंसिटी कितनी हो d, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? रो l स्क्वायर d अपॉन m के बराबर होगा. इफ, ध्यान रखना रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर. इफ लेंथ ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर, रेजिस्टेंस कितना है? r, स्ट्रेच्ड इन n टाइम्स, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स n स्क्वायर r. बट रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज. मैंने बोला था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब है लेंथ के बढ़ाने से, एरिया के बढ़ाने से, रेडियस के बढ़ाने से, घटाने से कभी भी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप कितना आंसर बोलोगे उसका? यानी कि n स्क्वायर r, n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3, यानी कि 9 ऑफ r के बराबर होगा. कितना होगा? 9 ऑफ r. इफ रेडियस ऑफ द गिवन मेटलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस r बिकम्स n टाइम्स. अब के पहले किसकी बात कर रहे थे हम? लेंथ की. अब किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की. और रेडियस कितना है हमारे पास? वो n टाइम्स है. तो रेजिस्टेंस कितना होगा? r अपॉन n की पावर 4, यानी 1 अपॉन n की पावर 4 into r. नेक्स्ट, if the area of cross section of the given metallic wire resistance r becomes n times, then its resistance becomes 1 upon n square into r. ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ये सब कुछ जनरल फॉर्म में है. पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो हमेशा 2 टाइम्स 3 टाइम्स लेंथ बढ़ रही है, रेडियस घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आसानी से आप कर पाओगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी. द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा कितना होता है? 1 बाय रो. और अगर कभी को पूछा जाए कि रिलैक्सेशन टाइम और कंडक्टिविटी में रिलेशन बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ बाय m. n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसे हम साइमन मीटर इनवर्स भी बोलते हैं. और एक यूनिट और भी बनती है, मोहो मीटर इनवर्स. और डायमेंशन फॉर्मूला इज m-1 l-3 t3 a2 के बराबर होगा. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, जिसे आप लोग बोलते हो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. J इक्वल टू सिग्मा E के बराबर होता है. मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना और इसको तैयार कर लेना सही बच्चे. अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स. वो टॉपिक देखो आपके सामने है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक कंडक्टर्स, those conductors which obey Ohm's law is known as ohmic conductor. For examples, metals. For ohmic conductors, the graph between current and potential difference is a straight line, always passes through the origin. Second is non-ohmic conductor.
those conductors which do not obey Ohm's law is known as non-ohmic materials, like as the diodes और डायोड वॉल्व। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, तो ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? आपका नॉन लीनियर होगा। जैसे कि ग्राफ आपको देखो ये दिखा रखे हैं, ये ग्राफ आपका एक ये रहा, दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो ये पीएन जंक्शन का ग्राफ है, ये भी आपका नॉन ओमिक है, और तीसरा ग्राफ नीचे आपको दिखा रखा है, ये भी कैसा है आपका? नॉन ओमिक। यानी जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वी और आई के बीच में, वो नॉन ओमिक होगा, और ग्राफ आपको जैसे दिखा रखे हैं इस तरह के ग्राफ आपके बनेंगे। ध्यान रखना, ग्राफों को अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के लिए एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आएगा आपका? RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T, वेयर RT be the resistance of the conductor at T degree centigrade, R naught is the resistance at 0 degree centigrade, और अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अगर आप बात करते हैं रेसिस्टिविटी के लिए, आपका जो फॉर्मूला है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी के बराबर हो जाएगा। रो नॉट का मतलब है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो टी का मतलब है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर कभी गलती से आपसे पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी का डायमेंशन की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स के बराबर होगी। अगर आपसे पूछा जाए फॉर मेटल्स, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। फॉर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, मेटल के लिए हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, तो रेजिस्टेंस घटेगा विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स necessary potential difference to maintain the current in an electrical circuit. Next topic, EMF, electromotive force बोलते हैं। It is defined as the potential difference between two terminals in an open circuit when no current flow through the cell, also denote कैसे करते हैं? कैपिटल E से। यूनिट क्या होगी? वोल्ट या जूल पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-1 के बराबर होगा। EMF of the cell depends nature of the electrodes, nature and concentration of electrolyte used in the cell and its temperature। यानी कि कोई पूछने लगे कि EMF of the cell किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल एंड इट्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन द क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब की इज क्लोज्ड, सर्किट इज कंप्लीट व्हेन करंट फ्लो इन द सेल या सर्किट। नेक्स्ट, internal resistance of a cell. It is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when current flow through it. Internal resistance of the cell depends upon number one, distance between the electrodes, nature of the electrodes, nature of the electrolytes, and area of electrodes emerged in the electrolyte. दोबारा एक बार सुन लीजिए, distance between the electrodes, number two, nature of the electrolyte, number three, nature of electrodes, और number four, area of electrodes emerged in the electrolyte. Next topic, relation between E, V and R, यानी EMF, terminal potential difference and internal resistance of the cell. अगर हम कोई भी सेल का मतलब अपना EMF होगा, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि आपको दिखा रखा है, उसको हम कनेक्ट कर दें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो V की वैल्यू कितनी आएगी? V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो V इक्वल टू E माइनस आई आर दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग बोलते हो डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अगर यहां से आपसे कभी पूछा जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो R की वैल्यू स्मॉल r E अपॉन V माइनस 1 इंटू R के बराबर होगा। हमारे पास इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका डिस्चार्जिंग और एक होता है चार्जिंग। जब बात करेंगे डिस्चार्जिंग के लिए, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर किसके होगा? EMF ऑफ द सेल माइनस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी V इक्वल टू E माइनस आई आर, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट is less than the EMF of the cell. The direction of current inside the cell is from negative terminal to positive terminal. During charging of a cell, terminal potential difference बराबर होता है EMF of a cell plus potential difference drop across the internal resistance of a cell के बराबर होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस becomes greater than, जब आपके पास डिस्चार्जिंग प्रोसेस था तो उसमें लेस देन आया था, इसमें क्या आया है? ग्रेटर देन EMF of the cell. The direction of current inside the cell from positive terminal to negative terminal. अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है डिस्चार्जिंग,
और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो चार्जिंग प्रोसेस होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी ग्रुप्ड इन द थ्री वेज। नंबर 1, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल, और थर्ड है सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। जब हम बात करेंगे सेल्स इन सीरीज तो हम एन सेल्स, आइडेंटिकल एक जैसे, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, लाइक एज ये सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे जब सीरीज में लगे होते हैं हमेशा ईएमएफ क्या होता है डिफरेंट, जब और करंट क्या होता है सेम। तो ईएमएफ क्या होगा डिफरेंट, और हर सेल का ईएमएफ कितना है ई, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया एन इनटू ई, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया सीरीज में है कितना आ गया एन इनटू आर, टोटल करंट कितना हो गया आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है एन ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दो रेजिस्टेंस है, इंटरनल किसके बराबर आया था एनआर, और एक्सटर्नल कितना है आर, तो आर प्लस एनआर। अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें, इफ आर यानी कैपिटल आर इज लेस देन एनआर, देन आई इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर होगा। इफ आर इज ग्रेटर देन एनआर, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर के बराबर होगा। ये हो गया सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट आपके पास है सेल्स इन पैरेलल। इफ एम आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। जैसे कि आपको फिगर में दिखा रखा है, इन केस ऑफ पैरेलल ईएमएफ क्या होता है हमेशा सेम, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया ई के बराबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास आर बाई एम, टोटल करंट कितना हो गया आई इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस स्मॉल आर बाई एम। स्पेशल केस की बात करेंगे, इफ आर बाई एम स्मॉल आर बाई एम लेस देन टू आर मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम लोग आर बाई एम को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आई इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर के बराबर होगा। इफ आर बाई एम इज ग्रेटर देन टू आर, तो देन आई इक्वल टू एम ई अपॉन स्मॉल आर। टॉपिक किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, एक को बोलते हैं हम किरचॉफ जंक्शन लॉ और सेकंड को बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ का दूसरा नाम है आपके पास किरचॉफ करंट लॉ। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को साइन कन्वेंशन के लिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए द एंटरिंग ऑफ करंट बी टेकन एज पॉजिटिव और लीविंग ऑफ करंट बी टेकन एज नेगेटिव। जो करंट एंटर कर रहे हैं अंदर जा रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, और जो करंट बाहर जा रहे हैं वो हमेशा क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ लूप लॉ, और इसे कहते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सर्किट। इसकी हम दूसरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन द क्लोज सर्किट इज जीरो। जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, किरचॉफ सेकंड लॉ किसको सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इन एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस ऑफ मेजरिंग 1 आउट ऑफ 4, यानी कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected in the form of a bridge, and a galvanometer connected terminal B or D, and a source of battery connected between A and C, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, तो आप क्या कहोगे द पोटेंशियल एट पॉइंट B और D आर इक्वल। व्हेन B और D आर इक्वल, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। देन बैलेंस कंडीशन इज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, जिसमें P और Q आर नॉन, R इज वेरिएबल और S इज अननोन। नेक्स्ट टॉपिक Joule's law of heating. According to Joule's heating effect of current, the amount of heat produced in a conductor of resistance R carrying current I in time t each, H is equal to I square RT. अगर किस में लेंगे जूल में, अगर लेंगे कैलोरी में तो H is equal to I square RT by J। J क्या होता है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेट at which work is done by the source of EMF in maintaining the current in the electrical circuit. Electric power equal to total work done upon time taken. P equal to V into I. V की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, तो I स्क्वायर R और एक बराबर होती है V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगी। SI यूनिट ऑफ पावर होती है वाट, प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट और कमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर के बराबर होती है। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो M1 L2 T-3 A2 के बराबर होती है। नेक्स्ट, इफ
P1, P2, P3 up to Pn are the powers of electrical appliances connected in series with source of voltage V. Then effective power each 1 upon PS. PS का मतलब है powers in series. तो बराबर किसकी होगी 1 upon P1 plus 1 upon P2 1 upon P3 up to and so on. अगर हमारे पास पैरेलल में लगे हों किस वोल्टेज के साथ V वोल्टेज के साथ, तो इफेक्टिव पावर कितनी आएगी P1 plus P2 plus P3 अप टू में Pn के बराबर होगी. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF in maintaining the current in an electrical circuit for a given time. इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होती है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम. E इक्वल टू P इनटू T के बराबर होगा. ऐसा यूनिट जूल, कमर्शियल यूनिट किलोवाट और. 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है, जिसे हम 1 यूनिट के बराबर बोलते हैं. 1 यूनिट का मतलब है BOEU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आए द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन N, तो आपको क्या जवाब दोगे टोटल वेस्टेज इनटू टाइम इन आवर्स अपॉन में 1000. तो क्या निकल जाएगा हमारा कि कितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम की हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.